हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये फंक्शन आउट करता है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स। इन सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न ब्लड। ब्लड क्या होता है? अक्सर जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर स्कूल एग्ज़ाम में एनटीएससी के अंदर पूछा जाता है वो ये कि ब्लड बेसिकली क्या है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। सो इट इज़ अ फ्लूइड सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू, कि एक फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। यानी ये ब्लड बॉडी के हर एक टिश्यूज़ को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। इट इज़ सॉल्टी इन टेस्ट एंड स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी होता है और इसका जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक। अक्सर हर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। 7.3 से 7.4 एग्जैक्ट वैल्यू हर एक बुक में डिफर करती है, बट आप 7.3 या 7.4 को एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू। इन ह्यूमन बींग्स इट फॉर्म्स अबाउट 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यानी हमारे पूरे शरीर का सिर्फ 7% हिस्सा ही ब्लड होता है। यानी 5 से 7 लीटर ब्लड होता है एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर। ब्लड किसका बना हुआ होता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स एंड द ब्लड सेल्स। तो ब्लड जो है इसके अंदर मेजर पार्ट होता है प्लाज्मा का। इस प्लाज्मा को ही हम फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं और ब्लड सेल्स इसका हिस्सा होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब डार्क ब्राउन, एंड ये 60% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। यानी कि ब्लड का 60% पार्ट प्लाज्मा होता है। इस 60% पार्ट का भी 90% वाटर होता है और 10% सॉलिड होता है। यहाँ पर 10% सॉलिड का मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स से है, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के क्या फंक्शंस होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस टू द सेल एंड कलेक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। तो प्लाज्मा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि वो सेल से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। अनदर पॉइंट, इट कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सरफेसेस एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू देम। तो जैसा आप लोग जानते ही हो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है और ये सारा काम ब्लड ही करता है। तो ब्लड का मेन पार्ट प्लाज्मा हो गया। तो अगेन कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेसेस, ये भी प्लाज्मा का काम होता है और ऑक्सीजन सप्लाई करना भी प्लाज्मा का ही काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड बॉडी टेम्परेचर। तो प्लाज्मा जो है ये बॉडी के अंदर कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है कि वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपने प्लाज्मा में पढ़ा कि 90% वाटर पाया जाता है। तो बॉडी के अंदर ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम प्लाज्मा करता है। अब हमारी बॉडी में जितना ब्लड होगा या जितना वाटर होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है। ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं इसे। तो ये 3 काम प्लाज्मा करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सभी को पता होना चाहिए वो ये कि किस तरीके से हमारा ब्लड जो है ये हमारी बॉडी में जब फ्लो करता है तो लिक्विड स्टेट में रहता है, बट बॉडी के बाहर ये सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा क्यों? कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए हिपैरिन वो सब्सटेंस है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड किसी भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्लॉट नहीं होता, यानी जमता नहीं है। सो हिपैरिन इज रिस्पॉन्सिबल
to prevent blood from clotting within blood capillaries. नेक्स्ट, अभी हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड कॉप्सल्स। ब्लड कॉप्सल्स को ही हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो इनका वॉल्यूम 45% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम के। 60% जैसा भी आपको बताया प्लाज्मा होता है, तो 45% ब्लड कॉप्सल्स होती है। ब्लड कॉप्सल्स 3 तरह की होती हैं। पहला, एरिथ्रोसाइट्स। इनका दूसरा नाम जिससे ज़्यादातर लोग फेमिलियर हैं, रेड ब्लड कॉप्सल्स या रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड कॉप्सल्स को रेड ब्लड कॉप्सल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो रेड कलर होने के कारण ही एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लाना, ये सब काम भी यही करते हैं। कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर टाइप, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कॉप्सल्स या वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज कहते हैं इसे। क्योंकि ये कलरलेस होती हैं, इसी वजह से इन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट इज नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट होता है। इनका लाइफ स्पेन 12 से 13 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब डब्ल्यूबीसीज जो हैं ये 2 टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। आइए हम पहले इनको पढ़ते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सेवरल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसाइनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है? दीज कॉप्सल्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के थ्रू या सांस लेने से हमारे शरीर में आते हैं, न्यूट्रोफिल्स उन सभी को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। दे सेव अस फ्रॉम डिसीजेस। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस जो होता है ये 2 से 6 लोब्स के अंदर डिवाइड होता है। बेसोफिल्स ये हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। सी हाउ मच दीज आर इम्पोर्टेंट। न्यूट्रोफिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, बेसोफिल्स इन्फेक्शन से बचाता है, और ओसाइनोफिल्स ये हमारे को एलर्जी से बचाता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। इनका लाइफ स्पेन होता है ओनली 14 आवर्स। अनदर पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जैसा नाम से पता चल रहा है कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, आइए पढ़ते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज एंड न्यूक्लियस लार्ज और स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स की तीसरी टाइप जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स है इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो थ्रोम्बोसाइट्स कितने होते हैं?
इनकी जो नंबर हैं ये 2 से 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। यानी 1 मिलीमीटर ब्लड के अंदर 2 से 5 मिलियन थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। अगेन इनके अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये थ्रोम्बोसाइट्स का जो एक्चुअल फंक्शन होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसा भी बताएं, हिपेरिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर जिससे ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में बहता है। बट क्लॉटिंग के दौरान क्या काम करता है? थ्रोम्बोसाइट्स काम करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और दूसरा पार्ट उसका ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के फंक्शंस को पढ़ा, ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड तीसरा ब्लड कॉर्पसल्स जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम इज प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या हैं ब्लड के। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो भी खाना खाया वो ग्लूकोज बन के ब्लड के थ्रू ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अनदर पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने कई बार पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्म बनता है। टिश्यूज़ पे पहुंचकर किस तरीके से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है। मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ वाटर। जी हाँ, यदि किसी इंसान को सिर दर्द होता है तो सिर दर्द अगर बार बार रिपीटेडली हो रहा है तो ये किसी बीमारी का सिम्टम्स है। लेकिन अगर आपको सिर दर्द ओकेजनली होता है तो इसका एक कारण ये भी है कि बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है। यानी वाटर जितना शरीर में कम होगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, और जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाता तो फिर डिफरेंट टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और इसी वजह से सिर दर्द वगैरह की समस्या भी होती है। मेंटेन दी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड ही मेंटेन करता है क्योंकि ये फूड पहुंचाने का काम करता है, गैसेस को पहुंचाने का काम करता है, वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हुए या जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है टू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी के शरीर को छूने पर उसका शरीर हमें ठंडा महसूस होता है और किसी का शरीर छूने पर उसका शरीर गर्म महसूस होता है। तो जिसका शरीर गर्म महसूस होता है उसके ब्लड के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और इसी कारण बॉडी जो है हीट को रिलीज़ कर रही है। तो ब्लड इतना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लॉटिंग की मदद से हमारी बॉडी से ब्लड लॉस को रोकता है। यानी कि जब कभी भी हमको कोई चोट लगती है और हमारा खून बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है, तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड लॉस की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। सो दिस ब्लड क्लॉटिंग इज डन बाय थ्रोम्बोसाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आई नीड टू मेंशन इट। और क्लॉटिंग को ब्लड ही करवाता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बॉडी करता है बाय ब्लड। हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड डिस्ट्रॉयड टिश्यूज, ब्लड के माध्यम से ही रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज, रिक्वायर्ड मेडिसिन्स, रिक्वायर्ड फूड मटेरियल वुंड्स तक पहुंचता है और वहां पर उसकी हीलिंग होती है। और जो टिश्यूज हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर के कारण पुरानी हो जाती हैं या डैमेज हो जाती है तो उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है और उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर एक तरह के हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फूड, ये सभी केमिकल्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर वाई ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। सो ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। आई होप सो आपको ये ब्लड का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एनी डाउट्स आर मोस्ट welcomed to be answered. That's all for the day. Thank you.